हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे घटना चक्र के करंट क्विज जो है मासिक संकलन, और इसमें आज ये वीडियो जो इसी का पार्ट 3 है, यानी कि वॉल्यूम 3 अंक 3 के रूप में तीसरी बुक आई है इससे संबंधित, करंट क्विज से संबंधित। तो इस वीडियो में आज हम इसी वॉल्यूम 3 को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले वॉल्यूम 2 जो आया है बुक वो कंप्लीट हो चुका है, वॉल्यूम जो बुक आई है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ये दोनों बुक जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। करंट क्विज का 1 और 2 वॉल्यूम। इस वीडियो में आज हम करंट क्विज का वॉल्यूम 3 देखेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये तीनों बुक मिलाकर अगर आपने इन तीनों वीडियोज़ को देख लिया तो करंट अफेयर के पिछले एक साल के जितने भी हैं वो लगभग सारे के सारे इसमें कंप्लीट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को तीनों देखिए, वॉल्यूम 1 भी देखिए, वॉल्यूम 2 भी देखिए, और वॉल्यूम 3 मैं करा रहा हूँ तो इसको भी देखिए, ठीक है। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उसको वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ वॉल्यूम 1 में छूटा हुआ था वो वॉल्यूम 2 में कंप्लीट कराया गया है, कवर कराया गया है, और एक्स्ट्रा चीज़ें डाली गई हैं। और जो चीज़ इन दोनों बुक में छूट गया है वो वॉल्यूम 3 में जो है कवर कराया जा रहा है, और एक्स्ट्रा चीज़ जो कुछ बाकी बचा था वो भी इसमें डाला हुआ है, ठीक है। बुक बहुत अच्छी है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ। और वीडियो को एंड तक देखिएगा तब इसका फ़ायदा जो एग्जाम में मिल पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अब इसके कुछ विषय सूची देख लेते हैं। तो इसमें देखिए राष्ट्रीय परिदृश्य के विषय दिए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के दिया गया, इसके बाद आर्थिक परिदृश्य है, इसके बाद विज्ञान पर्यावरण एवं रक्षा परिदृश्य है, फिर संक्षिप्तियाँ दी गई हैं, इसके बाद सबसे लास्ट में खेल परिदृश्य दिया गया, ठीक है। तो बारी बारी से हम एक एक करके देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। आगे के वीडियो में हम आर्थिक और विज्ञान पर्यावरण एवं रक्षा परिदृश्य देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य के कुछ क्वेश्चन हैं, जितने भी वो कंप्लीट कर रहे हैं। और आने वाला जो एग्ज़ाम है जो कि यूपी पीसीएस 2022 का जो अभी लगा हुआ 12 जून को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं या वनडे एग्जाम्स होंगे वो सभी के लिए ये बुक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर से तो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय परिदृश्य में कि अप्रैल 2022 में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, सी पार्ट हो जाएगा आंसर। रायसीना डायलॉग 2022 क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ORF के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। उद्घाटनकर्ता थे नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं भारत के, और उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि थे उर्सुला वान डेर लेयन जो कि ये यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष हैं, ठीक है। मुख्य विषय था टेरा नोवा, इम्पेशंस और इम्पीरियल, ठीक है। इसका ये संस्करण जो था ये 7वां था। प्रथम आयोजन इसका हुआ था 2016 में। रायसीना डायलॉग जो है ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, ठीक है। इस कार्यक्रम में सम्मिलित अन्य प्रमुख देशों के पूर्व प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल विल्डर थे जो कि स्वीडन के हैं, स्टीफन हार्पर जो कि कनाडा के हैं, एंथनी एबॉट जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के, और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद जो मालदीव के हैं, ठीक है। इस कार्यक्रम में सम्मिलित अन्य देशों के विदेश मंत्री जो सम्मिलित थे अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्री थे वो ऑनलाइन सबमिट हुए थे। गुयाना, नाइजीरिया, नॉर्वे, लिथुआनिया और लग्जमबर्ग आज जो है इनके लोगों के जो है विदेश मंत्री इसमें आए थे। साइड इवेंट का इसमें आयोजन हुआ था। इस वर्ष जो है रायसीना डायलॉग के साइड इवेंट का आयोजन बर्लिन और वाशिंगटन DC में किया जाएगा। विशेष तथ्यों में अगर देखें तो रायसीना डायलॉग में 90 से अधिक देशों और बहुपक्षीय संगठनों के 210 से अधिक वक्ताओं के साथ 100 से अधिक सत्र आयोजित हुए, ठीक है। ये बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 अप्रैल 2022 को किसके द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भ्रष्टाचार मुक्त ऐप ये बनाया गया उत्तराखंड के द्वारा जिसका नाम है 1064। 8 अप्रैल 2022 को इसको शुभारंभ किया गया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया इसका, ठीक है। और इससे लाभ क्या होगा तो किसी भी शिकायत का जल्द से जल्द समाधान करने में ये उपयोगी है। ऐप उपलब्ध की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये उपलब्ध है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें इसमें तो विकसित किया गया ये किसके द्वारा, तो सतर्कता विभाग द्वारा जो है विकसित किया गया, ठीक है। ऐप का उद्देश्य की बात करें तो राज्यों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना और पारदर्शी
तरीके से सुशासन जो है सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मार्च 2022 को किसके सहयोग से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया? शिक्षा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, यूनिसेफ या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के द्वारा। ठीक है, ये इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव क्या है, कब किसके द्वारा किया गया? तो शुभारंभ तिथि थी 7 मार्च 2022 को कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ किसने किया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा और शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से हुआ। उद्देश्य क्या है? तो स्कूल में किशोरियों जो कि 11 से 14 वर्ष की आयु के हैं नामांकन और प्रतिधारण को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। वित्तीय पोषण इसमें समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिया जाएगा। अभियान की शुरुआत जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के तहत ये किया जा रहा है। ठीक है, लक्ष्य इसका है छोड़ने वाली 4 लाख से अधिक किशोरियों को योजनाओं का लाभ देना इसका लक्ष्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2015 में ये शुरुआत किया गया था हरियाणा से। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 मार्च 2022 को वानिकी संबंधी पहलों के माध्यम से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर जारी विस्तृत परियोजना यानी कि DPR संबंधित निम्नलिखित तथ्यों कथनों पर विचार करना है। पहला है, इस रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। दूसरा है, इस DPR को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किया गया है। इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, इसमें तीसरा ऑप्शन भी है, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा है, 13 प्रमुख नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्याज, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, दामोदर, टेम्स और कावेरी शामिल हैं। इसमें से बताना तीनों ऑप्शन में कौन कौन सही है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें केवल 2 ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा, ये तीसरा गलत है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर जारी विस्तृत योजना जो है रिपोर्ट DPR जारी किया गया 14 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। DPR का वित्तीय पोषण की बात करें तो राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड द्वारा इसका वित्तीय पोषण किया जाता है। DPR को तैयार किया गया है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून के द्वारा। ठीक है, कहाँ पर है ये अनुसंधान? ये देहरादून में है। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के इसमें वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, GPR जो जारी किया गया 13 प्रमुख नदियाँ, उनमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि जो तीसरे ऑप्शन में यही 13 नदियाँ दिया गया था तो वो फिर गलत कैसे है? क्योंकि उसमें जो लास्ट में जो नदियाँ दिया गया था उसमें कृष्णा और कावेरी नहीं दिया गया था। ठीक है, उसमें दूसरा कोई दिया गया था इसलिए वो गलत था। देख लेते हैं। देखिए, इसमें लास्ट में दिया गया टेम्स, जो कि टेम्स नदी नहीं शामिल, इसलिए गलत हो जाएगा। तो नदियों को आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है इसमें तकनीकी सहायता की बात करें तो भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा इस तकनीकी सहायता प्रदान किया गया। DPR का प्रस्तावित जो बजट है वो 19,342.62 करोड़ रुपए है। संभावित लाभ की बात करें तो हरित आवरण बढ़ाने, मिट्टी के कटाव को रोकने, भूजल में सुधार, CO2 को कम करने के संभावित लाभ हासिल करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने नेपाल सीमा से लगे कितने गाँवों को राजस्व गाँव घोषित किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा 4 गाँवों को राजस्व गाँव घोषित किया है जो कि नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं या सटे हुए हैं। वह गाँव कौन कौन से हैं उनके नाम जान लेना ज़रूरी है। भवानीपुर, तेड़िया, ढाकिया और बिछिया, ये 4 गाँव के नाम हैं जो कि इन्हें राजस्व गाँव घोषित किया गया है। ठीक है, ये चारों गाँव जो है मिहीपुरवा तहसील बहराइच में स्थित हैं और इन गाँवों में जो है अधिकतर वनतांगिया समुदाय के लोग रहते हैं। ब्रिटिश शासन काल में इन लोगों को म्यांमार से पेड़ लगाने के लिए यहाँ पर लाया गया था। ठीक है, तो ये हिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन हो गया। राजस्व गांव क्या है? तो परिभाषित सीमाओं के साथ एक सबसे छोटा प्रशासनिक क्षेत्र जो होता है वो राजस्व गांव कहलाता है। ग्राम प्रशासनिक अधिकारी राजस्व ग्राम का प्रधान अधिकारी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 9 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली यानी कि UDIDES प्लस 2020-21 रिपोर्ट जारी की गई है? तो किस मंत्रालय द्वारा यह जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जारी तिथि हुई है 9 मार्च 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है और ये प्रणाली जो है विकसित किया गया 2018-19 में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा। ठीक है, सकल नामांकन अनुपात GER में आए सुधार को प्रदर्शित करता है। स्कूली शिक्षा
छात्र शिक्षक अनुपात लड़कियों के नामांकन के सभी स्तरों पर GER में आए सुधार को प्रदर्शित करता है। विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों की संख्या जो है प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक स्कूली शिक्षा में नामांकित कुल छात्र वर्ष 2019-20 में 25,010 करोड़ रुपए, जबकि वर्ष 2020-21 में 25.38 करोड़ थे। कुल शिक्षक 2020-21 में 96.96 लाख थे। ठीक है। गैर शिक्षण कर्मचारियों की संख्या 2020-21 में जो है कुल 15.8 लाख थी। विशेष तथ्यों में अगर हम देखें तो वर्ष 2020-21 में 12.2 करोड़ से अधिक लड़कियों ने प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक में नामांकन कराया। 2019-20 में लड़कियों के नामांकन की तुलना में 2020-21 में लड़कियों के नामांकन में संख्या में 11.8 लाख की बढ़ोतरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, इसका आयोजन 20 से 22 मार्च को वर्चुअली नई दिल्ली में किया गया। दूसरा है, पूर्व में 20 से 22 मार्च 2020 के दौरान आयोजित होने वाली थी। तीसरा है, 36वीं IGC की विषय वस्तु है भूविज्ञान एक सतत भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान है। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है गलत है। तो इसमें से गलत कथन जो है वो दूसरा पार्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C पार्ट हो जाएगा। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं क्यों गलत है, वो भी अभी पता चल जाएगा। तो 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2022 आयोजन तिथि था 20 से 22 मार्च को वर्चुअली नई दिल्ली में आयोजन हुआ। आयोजन किया गया खान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की विज्ञान अकादमियों द्वारा किया गया एक संयुक्त प्रयास है। इसकी विषय वस्तु थीम थी भूविज्ञान एक सतत भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान है। ठीक है। IGC का आयोजन जो है, इसका आयोजन IGC के वैज्ञानिक प्रायोजक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल कांग्रेस यानी कि IUGS के तत्वाधान में 4 वर्षों में एक बार किया जाता है। तो इसलिए जो है दूसरा पार्ट गलत है, क्योंकि दूसरे पार्ट में दिया गया था कि 2020 में जो आयोजन था उसको टाल दिया गया। भारत द्वारा पूर्व में मेज़बानी जो हुआ था वो पूर्व में भारत ने 1964 में IGC के 22वें सत्र की मेज़बानी की थी, जो एशिया में आयोजित होने वाली पहली IGC थी। ठीक है। इसके पहले जो है 1964 में भारत ने मेज़बानी की थी। अन्य तथ्यों में इस अवसर पर जो है 3 स्मारक टिकट भी जारी किए गए। IGC भूविज्ञान के ओलंपिक्स के रूप में चर्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना ने किस कंपनी के सहयोग से अपने विभिन्न वाहनों के बेड़े के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव पहल की जो है शुरुआत किया है? तो यह शुरुआत किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL के द्वारा। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव पहल ये क्या है? शुभारंभ तिथि थी 28 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी के द्वारा शुभारंभ किया गया और स्थल था मुख्यालय पश्चिमी वायु कमान मुख्यालय सुब्रतो पार्क। ठीक है। कार्यान्वयन के और निष्पादन के लिए प्रमुख एजेंसी है पश्चिमी वायु कमान मुख्यालय। इस पहल का लाभ की बात करें तो फ्लीट कार्ड की उपलब्धता से संबंधित काफिले को किसी भी IOCL ईंधन स्टेशनों पर ईंधन भरने की अनुमति होगी, जिससे उनकी आवाजाही की गति जो में वृद्धि होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस संत की स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया? तो वो संत का नाम है रामानुजाचार्य। ठीक है। आंसर इसका B पार्ट हो जाएगा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है। आप कमेंट में बताइए कि स्टैचू ऑफ जो है यूनिटी ये कहाँ पर है और ये किसकी मूर्ति बनाई गई, स्थापित किया गया यूनिटी में। ठीक है। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करें अगर, तो ये 5 फरवरी 2022 को उद्घाटन हुआ। इसका कहाँ पर हुआ? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। उद्घाटनकर्ता थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रतिमा की स्थापना की बात करें तो 11वीं सदी में समाज सुधारक और संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में यह उद्घाटन हुआ। प्रतिमा की स्थापना की गई। प्रतिमा की ऊंचाई है 216 फीट। पंचधातु से यह निर्मित है और यह प्रतिमा जो है पंचलौह से निर्मित है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता शामिल है। ठीक है। भद्र वेदी की बात करें तो ये जो है 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित किया गया है। दिव्य देशम क्या है? तो इस प्रतिमा के चारों ओर 108 दिव्य देशम यानी कि नक्काशीदार मंदिर को भी निर्मित किया गया है। प्रतिमा की परिकल्पना जो है रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्ना जियार स्वामी ने किया था। और अन्य तथ्यों में अगर देखें तो इस परिसर में एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र, प्राचीन भारतीय ग्रंथ, एक थिएटर और शैक्षिक दीर्घा है। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में राधा कृष्ण गौ अभ्यारण्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राधा कृष्ण गौ अभ्यारण्य का उद्घाटन जो है हिमाचल प्रदेश में किया गया। आंसर इसका B पार्ट हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। संबंधित राज्य है हिमाचल प्रदेश, स्थान है लुथान, कांगड़ा जिला। उद्घाटनकर्ता थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं।
उद्घाटन जो हुआ है वह धर्मशाला से आभासी माध्यम द्वारा हुआ। और वित्त की व्यवस्था जो है गौ अभ्यारण्यों और गौ सदनों के वित्तीय प्रबंधन के लिए शराब की प्रत्येक बोतल पर 1 रुपये का उपकर लगाया जाएगा। क्षमता इसकी 1000 गायों को रखने की है। अन्य तथ्यों में अगर हम बात करें तो राज्य सरकार गौ सदनों को जो है 500 रुपये प्रति गाय प्रति माह प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया? तो वो है जम्मू कश्मीर। आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी हुआ 22 जनवरी 2022 को जम्मू स्थित कन्वेंशन सेंटर से जारी किया गया। सूचकांक तैयार किसने किया? तो जम्मू कश्मीर सरकार की सहभागिता में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया गया। सर्वेक्षण का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में किया गया है। सर्वेक्षण का आधार था शासन के 10 क्षेत्र, 58 संकेतक और 116 डाटा पॉइंट था। रैंकिंग इसमें जम्मू पहले स्थान पर, दूसरा डोडा जिला, तीसरा सांबा जिला, चौथा पुलवामा और 5वां श्रीनगर का नाम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे चकमा और हाजोंग समुदाय के का संबंध जो है निम्नलिखित किस राज्य से है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश से। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। चकमा और हाजोंग चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और हाजोंग की नस्लीय रूपरेखा और पुनर्वास की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। समुदाय के बारे में कौन से समुदाय? तो चकमा जो है बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है और ये जो है मिजोरम और त्रिपुरा में इनकी बड़ी आबादी है, जबकि हाजोंग जो है हिंदू संप्रदाय से संबंधित है और ये मेघालय के गारो पहाड़ी पर जो है आसपास क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं उसमें जो गारो पहाड़ी है उस पर हाजोंग समुदाय जो है निवास करती हैं। ठीक है, प्रवासी चकमा एवं हाजोंग। अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाले चकमा एवं हाजोंग तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी से आए हुए प्रवासी हैं। 1960 के दशक में कर्णफूली नदी पर बने कपटई बांध से विस्थापित होने के बाद भारत से शरण मांगी तथा वर्ष 1964-69 के मध्य जो है अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी और दक्षिण पूर्व भागों में स्थित राहत शिविरों में आकर बस गए। वर्तमान में उनमें से अधिकांश अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खादी राष्ट्रीय ध्वज किस शहर में जो है प्रदर्शित किया गया? तो ये प्रदर्शित किया गया जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, जैसलमेर में जो है खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। तिथि थी प्रदर्शन की तिथि थी 15 जनवरी 2022 को और स्थल था लोंगेवाला जैसलमेर राजस्थान। ठीक है, प्रदर्शित किया गया दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्देश्य क्या था? तो देश के नागरिकों के गौरव, आकांक्षाओं और राष्ट्रवाद की भावना को दर्शाना। विशेष तथ्यों में अगर हम देखें तो जैसलमेर भारत पाकिस्तान की सीमा पर जो है अवस्थित है। 100% खादी का यह बना राष्ट्रीय ध्वज जो है 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा है, जिसका वजन 1400 किलोग्राम है। ठीक है, और 15 जनवरी को ही सेना दिवस भी मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में चर्चा रही बकरी के सिर वाली योगिनी की पत्थर की मूर्ति किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। योगिनी की 10वीं सदी की पत्थर की मूर्ति चर्चित रहे। जनवरी 2022 में बकरी के सिर वाली योगिनी की 10वीं सदी की पत्थर की मूर्ति को लंदन से भारत में वापस लाने की घोषणा की गई। घोषणाकर्ता थे जी किशन रेड्डी। संबंधित स्थल की बात करें तो लोखरी गांव, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश का बात है। संस्कृत मंत्रालय से संबंधित है। मूर्ति जो निर्मित है वो बलुआ पत्थर से निर्मित है। विशेष तथ्यों में अगर हम बात करें तो यह मूर्ति 1998 में लंदन के कला बाजार में सामने आई थी, जिसे 1980 के दशक के आसपास उत्तर प्रदेश के बांदा के लोखरी गांव में एक मंदिर से अवैध रूप से हटा दिया गया था। सिंगापुर की इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट और लंदन स्थित आर्ट रिकवरी इंटरनेशनल संस्था ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग की मूर्ति की पहचान और उसकी बरामदगी में जो है सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में निम्न में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में टनल 49 या T49 ब्रेक थ्रू को निष्पादित किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य में। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। अब ये क्या है टनल 49 या T49? तो देश की सबसे लंबी रेल सुरंग है। ठीक है, निष्पादन हुआ है 15 फरवरी 2022 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। ठीक है, टनल 49 यह सुरंग जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत जो है कटरा बनिहाल खंड के साथ बनाई जा रही। इस खंड से जो है सुंबर से अरपिंचला के बीच सुरंग बनाने का काम पूरा हो गया है। सुरंग की लंबाई की बात करें तो दोनों स्टेशनों के बीच सुरंग की लंबाई है 12.758 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो है देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। निर्माण में प्रयुक्त तकनीक की बात करें तो सुरंग को न्यू ऑस्ट्रियन टर्निंग
टनलिंग मेथड यानी कि NATM का उपयोग करके बनाया गया है, जो ड्रिलिंग और ब्लास्ट विधि की एक आधुनिक तकनीक है। इस टनल में 2 ट्यूब हैं, एक मुख्य सुरंग और दूसरी स्केप टनल। ठीक है। अन्य तथ्य की बात करें तो इस टनल का दक्षिण पोर्टल रामबन जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर 1400 मीटर की ऊंचाई पर सुमर गांव में स्थित है, जबकि इसका उत्तरी सिरा महूमंगत घाटी में रामबन जिले के तहसील खीरी में जो है अरपिंचला गांव में लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सुरंग का क्रास है, यह सुरंग जो है घोड़े की नाल के आकार की है। ठीक है, सुरंग का क्रास आपको याद रखना, घोड़े की नाल के आकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में बाघ संरक्षण पर आयोजित चौथे एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व जो है भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया। अब इसके बारे में पॉइंट जान लेते हैं, सब बातें समझ में आ जाएंगे। बाघ संरक्षण पर चौथा एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2022 हुआ। 19 से 21 जनवरी 2022 के मध्य वर्चुअली आयोजन हुआ मलेशिया और ग्लोबल टाइगर फोरम यानी कि GTF के द्वारा, और ये चौथा संस्करण था। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व जो है केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जो है वर्चुअल माध्यम से किया गया। अंतर्राष्ट्रीय CATS मान्यता से सम्मानित की बात करें तो भारत में 14 टाइगर रिजर्व को इससे सम्मानित किया जा चुका है। भारत में प्री टाइगर समिट का आयोजन जो हुआ था वर्ष 2010 में नई दिल्ली में, जिसमें ग्लोबल टाइगर समिट के लिए बाघ संरक्षण पर मसौदा घोषणा को अंतिम रूप दिया गया था। ग्लोबल टाइगर समिट की बात करें तो भारत इस वर्ष 2022 के अंत में व्लादिवोस्तोक यानी कि रूस में होने वाले इस समिट के लिए नई दिल्ली घोषणा को अंतिम रूप देने की दिशा में बाघ रेंज वाले देशों को जो है सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 4 पुलिस स्टेशनों को ईट राइट कैंपस में के रूप में जो है प्रमाणित किया गया है? तो वो है दिल्ली। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के 4 पुलिस स्टेशन ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है 16 फरवरी 2022 को। प्रमाणन करता है FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। प्रमाणित थाने की बात करें तो नई दिल्ली जिले के 4 पुलिस स्टेशनों बाराखंभा रोड पुलिस स्टेशन, तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन, कनाट प्लेस पुलिस स्टेशन और मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन है, और इसको जो है 5 स्टार कैटेगरी में सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो पुलिस कर्मियों को उनकी कैंटीन और मेस में प्रतिदिन पौष्टिक और पूरक भोजन उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। ईट राइट इंडिया की बात करें तो इसमें जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय FSSAI का प्रमुख मिशन है, और इस मिशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के नागरिकों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए, जिससे विभिन्न बीमारी से संबंधित बीमारियों के बोझ को कम करने में सहायता प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने 8 सीटर यानी कि M1 वर्ग वाहनों में कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिया है? तो कम से कम इसमें 6 एयरबैग को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या चीज़ें की गई। तो एयरबैग की अनिवार्यता की गई 14 जनवरी 2022 से, और इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो 8 सीटर M1 वर्ग वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग अक्टूबर 2022 से अनिवार्य हो जाएंगे। चालक सहित आगे बैठने वाले यात्री के लिए फ्रंट एयरबैग 1 जनवरी 2022 से अनिवार्य हो गए हैं। ठीक है, चालक के लिए एयरबैग अनिवार्य 1 जुलाई 2019 से हैं, और उद्देश्य क्या है? यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित चीज़ें इस कदम उठाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस तिथि से गणतंत्र दिवस समारोह प्रारंभ करने का फैसला किया है? तो वो हो जाएगा अब 23 जनवरी। आंसर इसका डी पार्ट अब 23 जनवरी हो गया है। गणतंत्र दिवस समारोह, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, इसलिए ये जो है करंट अफेयर का टॉपिक बना। समारोह का प्रारंभ अब 23 जनवरी से होगा। इसके पहले जो होता था वो 24 जनवरी से होता था। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया जाता है, अतः उनके जन्म दिवस को समारोह में शामिल करने के उद्देश्य से यह परिवर्तन जो है किया गया है। ठीक है, गणतंत्र दिवस समारोह जो 23 से 30 जनवरी 2022 के मध्य हुआ। 30 जनवरी को शहीद दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होती है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान लेते हैं। तो नेताजी का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस फर्स्ट टाइम मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी ने किस्सा खाकी का शीर्षक वाला पॉडकास्ट जो है लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। ठीक है, आंसर इसका दिल्ली पुलिस हो जाएगा। किस्सा खाकी का शीर्षक वाला जो है पॉडकास्ट जो लॉन्च किया गया है वो जारी करता है दिल्ली पुलिस।
और इसमें क्या है, इसमें अलग अलग कंटेंट के आधार पर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल से लेकर उच्च स्तर के अधिकारियों की वीरता, असाधारण सेवा और मानवीय सेवा के बारे में रोचक तरीके से किस्सों के माध्यम से जनता के सामने रखा जाएगा। ठीक है। उद्देश्य की बात करें तो इसमें अपराध, तहकीकात और मानवता की अनसुनी कहानियों के माध्यम से जनता से जुड़ना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की? तो ये 3 वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की। ठीक है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की बात करें तो 19 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की। 31 मार्च 2022 से आगे 3 वर्षों के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। विस्तार में कुल व्यय की बात करें तो 3 वर्षों के विस्तार का कुल व्यय लगभग 43.68 करोड़ रुपये होगा। स्थापना की बात करें तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के तहत 1993 में स्थापना हुआ था। प्रारंभ में अवधि 31 मार्च 1997 तक थी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 29 फरवरी 2004 से प्रभावी नहीं रहा। बाद में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को समय समय पर प्रस्तावों के माध्यम से एक गैर सांविधिक संस्थान के रूप में बढ़ाया गया। लाभार्थी की बात करें तो मुख्य रूप से देश की सफाई कर्मचारी एवं हाथ से मैला उठाने लोग इसमें लाभार्थी होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला जलवायु जोखिम और भेद्यता एटलस किसने जारी किया है? तो ये जारी किया गया भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। ठीक है। ये एटलस जो है 14 चरम मौसमी घटनाओं और स्थानीय आबादी, आजीविका और प्रत्येक जिले की अर्थव्यवस्था को होने वाले जोखिम पर आधारित है। एटलस को MIMD के जलवायु अनुसंधान सेवाएं यानी कि CRS कार्यालय पुणे के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया है। एटलस में प्रत्येक मौसमी घटना के माहवार जोखिम स्तरों को सूचीबद्ध किया गया है। ये गर्मी की लहरों, ठंडी लहरों, अत्यधिक वर्षा, गरज, बिजली और बर्फबारी, चक्रवात, हवाओं और कोहरे, ओलावृष्टि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। एटलस के अनुसार भारत में बिजली गिरने से सबसे अधिक लोगों को मृत्यु हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित प्रदेश की सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की? तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है। वेबसाइट का नाम है ev.delhi.gov.in। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। निर्माताओं, खरीदारों, चार्जिंग स्टेशन खोजकर्ताओं के लिए उपलब्ध किया गया है और इस वेबसाइट पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और संभावित इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि EV उपभोक्ताओं को बढ़ाने के बारे में जानकारी दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी दूरसंचार कंपनी UPI ऑटो पे प्रारंभ करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है? तो वो है रिलायंस जियो। आंसर इसका D पार्ट हो जाएगा। ठीक है। रिलायंस जियो ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर अनूठी सुविधा की शुरुआत की है। इसका महत्व क्या होगा? तो ग्राहकों द्वारा चुने गए जियो प्लान निर्धारित तिथि पर स्वतः नवीनीकृत हो जाएंगे। 5,000 रुपये तक की रिचार्ज राशि के लिए ग्राहकों को रिचार्ज के निष्पादन पर UPI पिन दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। NPCI जो है इसका स्थापना 2008 में मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। ठीक है। हाल ही में किस संगठन में मसालों के निर्यात के लिए भारत का पहला वर्चुअल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा। आंसर इसका B पार्ट हो जाएगा। 20 जनवरी 2022 को कोच्चि में आयोजित हाइब्रिड यानी कि आभासी प्लस भौतिक रूप से कार्यक्रम के दौरान ये लॉन्च किया गया भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा। संबंध मंत्रालय इससे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। भारत के मसाला निर्यातकों को दुनिया भर में खरीदारों से जोड़ना इसका मेन उद्देश्य होगा। तकनीक की बात करें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI तकनीक पर आधारित है। प्लेटफॉर्म इसमें spiceexchangeindia.com यह 3D वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। हाल ही में इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां निम्नलिखित में से किसकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वो किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। आंसर इसका D पार्ट हो जाएगा। 23 जनवरी 2022 को यह किया गया। होलोग्राम हुआ जो कि ग्रेनाइट की प्रतिमा तैयार होने तक होलोग्राम प्रतिमा स्थापित रहेगी। ठीक है। यानी कि जो प्रतिमा बन रही है वो किसकी बन रही है? ग्रेनाइट की बन रही है, ये याद रखना। होलोग्राम प्रतिमा जो 28 फीट ऊंची, 6 फीट चौड़ी है और 30,000 लूमेन 4 के प्रोजेक्टर द्वारा यह संचालित है। अमर जवान ज्योति की बात करें तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए जवानों की स्मृति में स्थापित किया गया था। 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया गया था। आदि बद्री बांध के निर्माण हेतु हाल में किन राज्यों के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो यह हस्ताक्षर किया गया हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच। ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? D पार्ट हो जाएगा। आदि बद्री बांध की बात करें तो हाल ही में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने आदि बद्री बांध निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।
हरियाणा के यमुनानगर जिले के आद्री बद्री क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास ये स्थित है। अनुमानित लागत है 215 करोड़ रुपए। लगभग 31.66 हेक्टेयर भूमि पर बांध की चौड़ाई 101 मीटर व ऊंचाई 20.5 मीटर है। पौराणिक नदी सरस्वती का कायाकल्प करना इसका उद्देश्य है और बांध क्षेत्र से जल क्षेत्र संरक्षित करना भी उद्देश्य रहेगा। कार्यकारी एजेंसी कौन है? तो हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इस कार्यकारी एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बीटिंग रिट्रीट समारोह से निम्नलिखित में से किस धुन को हटाने का निर्णय लिया है? तो वो है अबाइड विथ मी। इस धुन को हटाने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने बीटिंग रिट्रीट समारोह से अबाइड विथ मी जो धुन है उसको हटाने का निर्णय लिया है। और ये धुन जो था ये हेनरी फ्रांसिस लिटे के द्वारा रचित है। महात्मा गांधी की पसंदीदा धुन है। ईसाई संप्रदाय में लोकप्रिय है। नई प्रतिस्थापित धुन होगी ए मेरे वतन के लोगों। और कवि प्रदीप रचनाकार हैं इसके। समारोह की बात करें तो गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के हिस्से के रूप में ये मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाता है। जनवरी 2022 में 980 मीटर लंबी सेला सुरंग यानी सुरंग 1 का अंतिम विस्फोट किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट। सेला सुरंग परियोजना की बात करें तो जनवरी 2022 में अंतिम विस्फोट किया गया। सुरंग प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में हुआ। सेला सुरंग जो है इसकी लंबाई 980 मीटर है। परियोजना विवरण जो है 2 सुरंग इसमें शामिल है। पहली सुरंग है 980 मीटर, दूसरी सुरंग है 1555 मीटर, ठीक है, जो कि ट्विन ट्यूब टनल है और पहली वाली सिंगल ट्यूब टनल है। निर्माण करता है इसका सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है केरल के द्वारा। पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस लॉन्च किया गया है। भारत में अपनी तरह का पहला स्तरीय पक्षी एटलस है जो कि केरल में लॉन्च हुआ है। सभी प्रमुख आवासों में विभिन्न पक्षी के प्रजातियों के वितरण बहुतायत के बारे में ठोस आधारभूत जानकारी है। निर्मित किया गया है बर्ड वंचिंग समुदाय के 1000 से अधिक स्वयंसेवकों की भागीदारी से। जुलाई, सितंबर एवं जनवरी मार्च के सर्वेक्षण पर आधारित वर्ष में 2 बार होता है। सर्वेक्षण अवधि की बात करें तो उक्त सर्वेक्षण 2015 से 2020 के मध्य किया गया। इसमें प्रजातियां जो शामिल हैं 361 प्रजातियां हैं। उसमें से 94 अति दुर्लभ हैं, 103 दुर्लभ हैं, 110 सामान्य प्रजाति हैं और 14 अति सामान्य प्रजाति में 10 सबसे प्रचुर प्रजातियां शामिल की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए कितने वर्ष का रोड मैप व विजन दस्तावेज जारी किया है? तो ये जारी किया गया 5 वर्ष के लिए, ठीक है। अब ये जो विजन दस्तावेज के खंड है ये 2 खंड में जारी किया गया। प्रथम है नवंबर 2021 में जारी है, दूसरा जो है 24 जनवरी 2022 को जारी की। समय अवधि की बात करें तो 5 वर्ष है। शीर्षक खंड 2 में जो है वर्ष 2026 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर लर का सतत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण निर्यात होगा। शीर्षक खंड 1 में भारत की इलेक्ट्रॉनिक निर्यात एवं GVC में हिस्सेदारी बढ़ाना इसका मेन काम है। जारी करता है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के सहयोग से जारी किया गया। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश ने रियासी जिले के जेरी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया है। और वो कहां पर है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव जो कि जेरी गांव बना है रियासी जिला में स्थित है जम्मू कश्मीर के। 57 और डेयरी फार्म खोलने की मंजूरी मिली गई है इसे। यह निजी स्तर पर 73 डेयरी है और यहाँ पर जिसमें 370 गायें हैं, ठीक है। 11 महिलाओं के एक सहकारी समिति का गठन किया गया है। समन्वित डेयरी विकास योजना के तहत जो है 5 पशुओं की डेयरी इकाइयों को 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय कौन सा स्थापना दिवस जो है मनाया गया? तो वो है 50वां। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 21 जनवरी 1972 को स्थापना किया गया था। 21 जनवरी 2022 को तीनों राज्य का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत तीनों राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। मणिपुर एवं त्रिपुरा को 1949 में भारत में मिलाया गया था और मेघालय को 1972 के पूर्व असम राज्य के ही एक भाग था, ठीक है। जनवरी 2022 में डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा जो है जारी करने की घोषणा की गई? तो ये जारी करने की घोषणा किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। डिजिटल भुगतान सूचकांक 19 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आधार वर्ष 2018 लिया गया। प्रकाशन चक्र इसका अर्धवार्षिक होता है। डिजिटल भुगतान में मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021 में 40% की वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में ओपन डेटा वीक शुरू करने की घोषणा की है? तो ये आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा घोषणा किया गया है। ओपन डाटा वीक की बात करें सभी 100 स्मार्ट शहरों की जो है भागीदारी है इसमें। प्रथम 17 से 20 जनवरी 2022 के मध्य और द्वितीय 21 जनवरी 2022 को सभी
शहरों में डेटा दिवस का उत्सव मनाया गया। संबद्ध मंत्रालय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय है। उद्देश्य इसका है भारतीय शहरों को डाटा स्मार्ट बनाने की दिशा में एक सहयोगात्मक जो है प्रयास सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में बैगनी क्रांति का संबंध, इंपॉर्टेंट है ये। बैगनी क्रांति का संबंध किससे है? तो लेवेंडर उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, लेवेंडर उत्पादन। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये पहले प्रारंभ किया गया था। संबंधित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के जरिए अरोमा अथवा लेवेंडर मिशन की शुरुआत की थी, जिसने भारत में बैगनी क्रांति को जन्म दिया। संबंधित जिलों की बात करें तो प्रारंभ में इस क्रांति को जम्मू कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़, राजौरी जिले में शुरू किया गया था। उसके बाद इसके अन्य जिलों जैसे कि रामबन, पुलवामा में भी प्रारंभ किया गया। अन्य तथ्यों की बात करें तो बहुत कम समय में ही अरोमा लेवेंडर की खेती कृषिगत स्टार्टअप के लिए कृषि में एक लोकप्रिय विकल्प बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय कृषि उद्यान मंत्रालय की बात करें अगर इसमें 22 नवंबर 2021 को किस राज्य में उड़ान उत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है ओडिशा में। ठीक है, उड़ान उत्सव का आयोजन ओडिशा के झारसुगड़ा स्थित वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डे पर उड़ान उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। और इस अवसर पर जो उड़ान योजना के सामाजिक आर्थिक प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट जारी किया गया। इस अवसर पर उड़ान एवं मेक माई ट्रिप के बीच साझेदारी समझौता हुआ। उड़ान योजना जो है के अंतर्गत शिलांग और दीमापुर के बीच नए हवाई मार्ग को हरी झंडी दिखाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो यह किया गया 24 जुलाई 2020 को। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार 24 जुलाई 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना की गई। चर्चा का कारण था आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। उद्देश्य इसका होगा केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने वाले कृत्रिम और नकली सामानों की बिक्री को रोकना। इसमें चिन्हित की गई कुछ वस्तुएं जैसे कि हेलमेट, प्रेशर कुकर, कुकिंग गैस सिलेंडर इत्यादि। अन्य तथ्यों में अगर हम बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई 2020 से जो है लागू किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स अधिनियम 2020 23 जुलाई 2020 से प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 दिसंबर 2021 को नेताजी के आगमन की याद में किसके द्वारा राष्ट्र को एक संकल्प स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह के द्वारा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। अब संकल्प स्मारक क्या है? तो ये जो है समर्पित करता थे लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। रक्षा मंत्रालय से संबंध है, कहाँ पर किया गया? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आगमन के ठीक 78 वर्ष बाद ये स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है। नेताजी ने पहली बार 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नेताजी जो है 16 जनवरी 1941 को कोलकाता से ब्रिटिश निगरानी से बच निकले थे। लगभग 3 वर्ष बाद 29 दिसंबर 1943 को वापस लौटे थे और इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जनवरी 2022 को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कल्पना चावला केंद्र 3 जनवरी 2022 को किया गया और ये जो है उद्घाटन हुआ है जो राजनाथ सिंह के द्वारा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है? तो अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह विकास में छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना, अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य की चुनौतियों का सामना करना इसका मेन उद्देश्य है। ये विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा डिजाइन की जा रही एक इन हाउस विकसित नैनो उपग्रह है और अन्य परियोजनाओं के अलावा अनुसंधान के लिए जो भूस्थानिक केंद्र है। इस दौरान रक्षा मंत्री के द्वारा तीनों सेनाओं की रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए जो है 10 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की गई। अगला प्रश्न, चर्चा में भारतीय नौसेना का P-15B श्रेणी के दूसरे स्वदेशी स्टील्थ पोत मोरमुगाओं को नौसेना में कब तक शामिल करने की योजना बनाई गई है? तो ये बनाया गया है वर्ष 2022 तक। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टील्थ विध्वंस पोत मोरमुगाओं की बात करें तो श्रेणी यह है, इसके श्रेणी का नाम है P-15B। P-15B श्रेणी के तहत निर्मित दूसरा स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक पोत है। प्रथम जो था P-15B की विध्वंसक वो था INS विशाखापत्तनम, जो कि 21 नवंबर 2021 को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। विकसित किया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। सेना में शामिल करने की योजना 2022 के मध्य में है। प्रथम समुद्री परीक्षण जो किया गया 19 दिसंबर 2021 को गोवा मुक्त दिवस के रूप में 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है,
और P15 परियोजना के अन्य 2 पोत हैं इम्फाल और सूरत, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस शहर में राज्य का पहला LNG टर्मिनल बनाने हेतु सिंगापुर स्थित LNG एलायंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये किया गया है मंगलुरु में। आंसर इसका जो है जाएगा डी पार्ट हो जाएगा, मंगलुरु शहर में किया गया है। ठीक है, टर्मिनल की स्थापना न्यू मंगलुरु पोर्ट ट्रस्ट के सहयोग से होगा। अनुमानित लागत जो आय होगी वो होगी 2250 करोड़ रुपए और 2070 तक जो है शुद्ध शून्य कार्बन प्राप्त करने हेतु वैकल्पिक ईंधन बाजार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजना के एक हिस्से के रूप में इस टर्मिनल की स्थापना की जाएगी। कृष्णा नदी जल विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित खंडपीठ में हाल ही में किस अथवा किन न्यायाधीश या न्यायाधीशों ने अपना नाम वापस ले लिया? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसमें जो है सी पार्ट हो जाएगा 1 और 4, यानी कि DY चंद्रचूड़ और SAS बोपन्ना ने अपना नाम वापस ले लिया है। ठीक है, कृष्णा नदी जल विवाद क्या है इसको देख लेते हैं। तो इस मामले की सुनवाई है जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित खंडपीठ से हाल ही में जस्टिस DY चंद्रचूड़ व AS बोपन्ना ने अपना नाम वापस ले लिया। DY चंद्रचूड़ जो है महाराष्ट्र एवं SAS बोपन्ना मूलतः कर्नाटक से संबंधित हैं तथा उक्त दोनों राज्य इस विवाद में शामिल हैं। अतः हितों के टकराहट का मामला सामने न आए, इसलिए दोनों न्यायाधीशों ने स्वयं को इस सुनवाई से अलग कर लिया। विवाद में सम्मिलित राज्य की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश राज्य आते हैं। कृष्णा नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो महाबलेश्वर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से होता है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। प्रवाहित ये होती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। सहायक नदियां कृष्णा नदी के हैं भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और कोयना इत्यादि नदियां। गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दी गई सूचना के अनुसार कौन सा शब्द भारतीय कानून में परिभाषित नहीं है? तो वह है राष्ट्र विरोधी शब्द, जो कि भारतीय संविधान का या भारतीय कानून में परिभाषित नहीं है। ठीक है, राष्ट्र विरोधी शब्द क्या है, चर्चा में क्यों है? तो ये जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में सूचित किया कि देश में लागू होने वाले किसी भी कानून या नियम या किसी अन्य कानूनी अधिनियम के तहत राष्ट्र विरोधी शब्द परिभाषित नहीं किया गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के 31D यानी आपातकाल के दौरान में राष्ट्र विरोधी गतिविधि शब्द डाला गया था और यह हटा दिया गया था 43वां संविधान संशोधन 1977 के द्वारा। लोक व्यवस्था और पुलिस संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है शामिल राज्य के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूर्वी तट पर कृष्णा कावेरी बेसिन में अपतटीय विकास क्षेत्र सुरक्षा समीक्षा हेतु प्रस्थान का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया 21-22 दिसंबर 2021 को। ठीक है, अभ्यास प्रस्थान भारतीय नौसेना तत्वाधान में संयुक्त संचालन केंद्र और नौसेना अधिकारी प्रभारी APD के द्वारा ये संचालन हुआ। ये द्विवार्षिक अभ्यास है और अभ्यास स्थल था भारत का पूर्वी तट कृष्णा गोदावरी बेसिन में हुआ। आकस्मिक स्थिति के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए समग्र सुरक्षा ढांचे का आकलन इसमें करना इसका उद्देश्य रहता है। भारतीय नौसेना के जहाज कोमोर्तो, ISB, T-36, T-38, T-39 के तरमुगली आदि के साथ जो तरमुगली आदि जो है सहभागी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। 5वीं आपदा प्रबंधन कांग्रेस 24 से 27 नवंबर 2021 के आयोजन हुआ। आयोजन स्थल था IIT दिल्ली परिसर, IIT नई दिल्ली। ठीक है, थीम था कोविड-19 के संदर्भ में आपदा प्रतिरोध के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी, वित्तीय एवं क्षमता। आयोजक इसमें थे दिल्ली सरकार थी, IIT दिल्ली, डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स एंड कंजर्वेंस सोसाइटी हैदराबाद ये आयोजक बने। सहयोगी इसमें थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, इतने सारे सहयोग थे। चौथी आपदा प्रबंधन कांग्रेस 2019 में मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के 5वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी? तो वो रखा गया है गौतम बुद्ध नगर में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 25 नवंबर 2021 को आधारशिला रखा गया जेवर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में और ये परिचालन हो जाएगा 2024 तक। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों की बात करें तो राष्ट्रीय हवाई अड्डा टोटल 9 है उत्तर प्रदेश में और अंतर्राष्ट्रीय अब 5 हो चुका है। उन 5 के नाम जान लेते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या जो कि निर्माणाधीन है और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर जो कि निर्माणाधीन है।
सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाले राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 5 हो गया, केरल में 4, तमिलनाडु में 4। एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है इसकी विशेषता। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा, विश्व में चौथा सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड की 17 जनजातियों में से 8 जनजातियों ने किस महोत्सव में अपनी वापसी की घोषणा की है? तो वो है हॉर्नबिल महोत्सव, जिसमें वापसी की घोषणा की है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, यही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये नागालैंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये कब हुआ? दिसंबर 2021 में 22वां संस्करण था। प्रथम संस्करण इसका 2000 में मनाया गया था। हॉर्नबिल क्या है? तो राज्य की अधिकांश जनजातियों के लोक कथाओं में प्रदर्शित होने वाला बड़ा और रंगीन पक्षी है। आयोजन स्थल का कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर किसामा गांव में होता है। अन्य तथ्यों की बात करें तो 10 दिवसीय वार्षिक महोत्सव होता है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। यह राज्य की 17 जनजातियों को एक मंच पर लाता है। नवंबर 2021 में संसद ने कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित कर दिया। इसके तहत कितने कृषि कानूनों को वापस लिया गया? तो इसमें 3 कृषि कानून बनाए गए थे जो वापस ले लिया गया था। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और पेश करता थे नरेंद्र सिंह तोमर, संबंध मंत्रालय, कृषि मंत्रालय से संबंधित। निरस्त किए गए 3 कानून की बात करें तो उसमें पहला है कृषक सशक्तिकरण संरक्षण अधिनियम 2020, कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इस विधेयक में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में भी संशोधन किया गया था। विधेयक की धाराओं की बात करें तो 6 पेज के इस बिल में सिर्फ 3 सेक्शन है और इस बिल का पहला खंड अधिनियम के शीर्षक को परिभाषित करता है, जो कि कृषि कानून निरसन अधिनियम के शीर्षक को परिभाषित करता है। इस विधेयक के दूसरे खंड में 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने का प्रावधान शामिल है, जबकि तीसरे खंड में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 से उपधारा 1A को हटाने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड में कथित गलत पहचान के मामले में सुरक्षा बलों द्वारा हाल ही में नागरिकों की हत्या ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अपस्फा, जिसको कहते हैं, एक बार पुनः बहस छेड़ दी है। वर्तमान में यह कानून कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है? तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो टोटल 5 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। अपस्फा यानी कि अपस्फा की बात करें तो सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम जो है यह क्या है? तो यह एक विशेष कानून होता है जो अशांत क्षेत्रों को नियंत्रित करने में सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार देता है। कब आया? तो ये 1958 में आया था। अध्यादेश के माध्यम से 3 महीने के भीतर संसद द्वारा मंजूरी प्राप्त करने के बाद कानूनी रूप दिया गया। ठीक है, इसका क्रियान्वयन की बात करें तो 1958 में मणिपुर और असम में, 1972 में कुछ संशोधनों के बाद त्रिपुरा में, और जब त्रिपुरा में वर्ष 2015 में वापस लिया गया, फिर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड सहित संपूर्ण पूर्वोत्तर में लागू किया गया, सिक्किम को छोड़कर। 1983 में पंजाब या चंडीगढ़ में भी लागू किया गया। 1997 में जो है वापस कर लिया गया। 1990 में ये जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। वर्तमान में अगर बात करें तो 5 राज्यों में लागू है, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नोरो वायरस हाल ही में चर्चित हुआ, संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो नोरो वायरस एक अत्यधिक संक्रामक पशुजन्य रोग है, सही है। ये दूषित जल, संदूषित भोजन के माध्यम से फैलता है, ये भी सही है। नोरो वायरस जठरांत्र रोग को उत्पन्न करता है, ये भी सही। तो इनमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नोरो वायरस क्या है? तो ये केरल के वायनाड जिले में कई लोग नोरो वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। ठीक है, तो इसके अगर बात करें तो जठरांत्र रोग को उत्पन्न करता है। इस रोग में पेट एवं आंतों की परत में सूजन, गंभीर उल्टी एवं दस्त आदि होते हैं। अगला प्रश्न हाल ही में चर्चा रहा, क्रिटिकल नॉइज ट्रीटमेंट एल्गोरिदम किस देश के खगोलविदों ने जो है विकसित किया है? तो ये भारत में विकसित किया गया है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा भारत। भारतीय खगोलविदों ने जो है क्रिटिकल नॉइज ट्रीटमेंट एल्गोरिदम नामक एक कार्यप्रणाली विकसित की है और ये जो है पृथ्वी के वायुमंडल से हो रहे संदूषण और उपकरणीय प्रभाव तथा अन्य कारणों के कारण होने वाली गड़बड़ी को जो है कम कर सकती है। यह सौरमंडल से बाहर के ग्रहों यानी कि एक्सोप्लैनेट से मिलने वाले डेटा की सटीकता को बढ़ा सकती है। एक्सोप्लैनेट की बात करें तो यह सौरमंडल से बाहर का कोई ग्रह होता है, इसे सीधे दूरबीन से देख पाना बहुत मुश्किल होता है। ये उन सितारों की अत्यधिक चमक से छिपे होते हैं जिनकी वे परिक्रमा करते हैं। ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन SCM के तहत परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा सभी 100 भाग लेने वाले शहरों के लिए कब तक बढ़ा दी गई है? तो ये बढ़ा दिया गया जून 2023 तक। आंसर इसका जो हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जून 2023 तक जो है इसको बढ़ा दिया गया है
और प्रारंभ किया गया था 25 जून 2015 को। वर्ष 2016 से 2018 के मध्य इसमें शहरों का चयन किया गया। टोटल शहर इसमें 100 हैं। ठीक है। कार्यान्वयन की अवधि की बात करें तो मिशन के तहत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शहरों को 5 वर्ष का समय दिया गया था। स्मार्ट शहरों के पहले सेट के वर्ष 2021 में पूर्ण होने की उम्मीद थी, किंतु मध्यावधि के दौरान मूल्यांकन में यह पाया गया कि शहर को परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए अभी और समय की आवश्यकता है। नई कार्यान्वयन अवधि है जून 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध सुरक्षा अधिनियम को 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा ने पारित कर दिया। इस विधेयक को लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2 अगस्त 2019 को। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 जारी किया गया। लोकसभा में पारित हुआ था 2 अगस्त 2019 को। राज्यसभा में पारित हुआ 2 दिसंबर 2021 को। राष्ट्रपति की स्वीकृति हुई 13 दिसंबर 2021 को। उद्देश्य इसका था देश में बांधों का निरीक्षण, सर्वेक्षण, रख रखाव, संचालन करना। प्रमुख प्रावधान की बात करें तो देश में निर्दिष्ट बांधों की चौकसी, निरीक्षण, परिचालन, रख रखाव संबंधी प्रावधान करना। भारत में 15 मीटर से अधिक ऊंचे या 10 मीटर एवं 15 मीटर के मध्य ऊंचाई वाले बांध जो कई अतिरिक्त डिजाइन स्थितियों पर खरे उतरते हैं, बड़े बांधों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अधिनियम 2 में राष्ट्रीय निकायों यथा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। अधिनियम 2 में राज्य स्तरीय निकायों के बांध सुरक्षा समिति और राज्य बांध सुरक्षा संगठन की स्थापना की भी प्रावधान करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर कानूनी गतिविधि या रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 के तहत वर्ष 2020 में सबसे अधिक गिरफ्तारी किस राज्य में दर्ज की गई? तो ये दर्ज किया गया है उत्तर प्रदेश में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। UAPA 1967 क्या है? तो इसका उद्देश्य था भारत की संप्रभुता एकता को खतरे में डालने वाली गतिविधियो61 को रोकना। इसमें 2004, 2008, 2012 और 2019 में संशोधन किया गया। 2020 में सर्वाधिक गिरफ्तारी हुई इसके तहत उत्तर प्रदेश में 361, जम्मू कश्मीर में 346, मणिपुर में 225। 2020 में कुल गिरफ्तारी जो हुई है 1331 हुई है। 2019 में 1948 टोटल गिरफ्तारी हुई थी। 2016 में अब तक कुल गिरफ्तारी 2016 से और अब तक 7243 गिरफ्तारी इसके तहत किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पीची वजानी वन्यजीव प्रभाग किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। पीची वजानी वन्यजीव विभाग कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है। 4 दिवसीय तितली सर्वेक्षण किया गया, इसलिए चर्चा में आया था। और केरल पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय व पीजी वन्यजीव विभाग के प्रभाग के 50 वन अधिकारियों ने इस सर्वेक्षण में भाग लिया था, तितली सर्वेक्षण में। केरल में पाई जाने वाली लगभग 326 तितली की प्रजातियों में लगभग 156 प्रजातियाँ पीची वजानी क्षेत्र में दर्ज की गईं। साउदर्न बर्ड विंग भारत की सबसे बड़ी तितली एवं ग्रास ज्वेल सबसे छोटी सर्वेक्षण के दौरान दर्ज की गई। बुद्धा पीकॉक जो केरल राज्य की तितली है वो भी इस सर्वेक्षण में दर्ज की गई। पीची वजानी वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य के त्रिशूर जिले में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 15 से 18 आयु के वर्ग के लोगों का टीकाकरण प्रारंभ हुआ और ये कब प्रारंभ हुआ? 3 जनवरी 2022 को। आंसर इसका 3 जनवरी 2022 को हो जाएगा। भारत में टीकाकरण का प्रारंभ 16 जनवरी 2021 से शुरुआत हुआ था। प्रथम टीकाकरण प्राप्तकर्ता थे मनीष कुमार, एम्स दिल्ली के सफाई कर्मचारी। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण प्रारंभ हुआ 2 फरवरी 2021 से। 100 करोड़वीं खुराक जो मिली वो 21 अक्टूबर 2021 को हुआ। 100 करोड़वीं खुराक जो प्राप्त करता है वो अरुण कुमार हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु के लोगों का टीकाकरण प्रारंभ हुआ 3 जनवरी 2022 से। 60 से अधिक आयु के लिए बूस्टर डोज का प्रारंभ हुआ 10 जनवरी 2022 से। हाल ही में जारी किए गए सुशासन सूचकांक 2020-21 में ए समूह के राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो वो है गुजरात। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। सुशासन सूचकांक 2020-21 25 दिसंबर को जारी किया गया। सुशासन दिवस उस दिन मनाया जाता है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जो है भारत सरकार के द्वारा प्रथम संस्करण 2019 में जारी हुआ था। इसमें 10 क्षेत्र और 58 संकेतक इसमें होते हैं। राज्यों का विभाजन 4 प्रकार से किया गया था। ए समूह के राज्य, बी समूह के राज्य, उत्तर पूर्वी हिमालय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें अगर हम देख लेते हैं चारों प्रकार के टाइप के प्रमुख निष्कर्ष में शीर्ष 3 रैंक अगर हम बात करते हैं ए समूह के तो गुजरात पहला स्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा। समूह बी में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्य में हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, पुदुचेरी और यही 2 आते हैं। ठीक है। इसके बाद अंतिम 3 रैंक की बात करेंगे इसमें तो पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का आता है। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का आता है बी ग्रुप में। हिमालय क्षेत्र में मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है। और केंद्र शासित में सबसे अंतिम स्थान लक्षद्वीप का आता है। समूह बी के राज्यों में शामिल उत्तर प्रदेश है, इसका रैंक 5 है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्रालय ने फसल सुरक्षा के लिए कीटनाशक प्रयोग तथा मिट्टी के फसल के पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन इस्तेमाल हेतु मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी किया है। तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। कृषि में ड्रोन इस्तेमाल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जो जारी किया गया है, इनके मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें इससे लाभ क्या होगा, तो फसल निगरानी, इष्टतम पोषक तत्व और बेहतर फसल प्रबंधन के लिए जारी किया जाएगा, इससे लाभ होगा। कथनों पर विचार करना। पहला, स्थायी कमीशन का अर्थ सेना में सेवानिवृत्ति तक का सेवाकाल होता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कुल 14 वर्षों के लिए होता है। तो दोनों इसमें सही हैं, ठीक है। स्थायी कमीशन क्या होता है? सेना ने महिलाओं को स्थायी कमीशन देने पर सहमति प्रदान की है। यह घोषणा उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेश का पालन नहीं करने पर सेना के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही की चेतावनी के बाद की गई है। पृष्ठभूमि की बात करें तो फरवरी 2020 में उच्चतम न्यायालय बबीता पुनिया केस ने निर्देश दिया था कि सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाए। स्थायी कमीशन के बारे में जान लेते हैं। तो स्थायी कमीशन का अर्थ होता है सेना में सेवानिवृत्ति तक का सेवाकाल। शॉर्ट सर्विस कमीशन कुल 14 वर्षों के लिए होता है। इसमें शुरुआती अवधि 10 वर्ष की होती है। अधिकारी मूल्यांकन के बाद आगे और 4 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। पहला प्रश्न, 18 नवंबर 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पुनर्निर्मित रेजांगला मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये लद्दाख में स्थित है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। रेजांगला वार मेमोरियल की बात करें तो ये इसकी वर्षगांठ पर पुनर्निर्मित किया गया और राष्ट्र को समर्पित किया गया राजनाथ सिंह द्वारा 18 नवंबर 2021 को। रेजांगला युद्ध 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला दर्रे में भारत और चीन के सैनिकों के मध्य मुठभेड़ हुई थी। इस युद्ध में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी ने भाग लिया और जिसका नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। चार्ली कंपनी के सैनिकों ने कैलाश पर्वतमाला और आसपास के क्षेत्रों की रक्षा की। रेजांगला की अवस्थिति की बात करें तो भारत के लद्दाख क्षेत्र में चुशूल घाटी के दक्षिण पूर्व स्थित पहाड़ी दर्रा है। ये रेजांगला जो उत्तर पश्चिम में लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर रेचिनला है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? तो वो है एंटीगुआ। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। एंटीगुआ और बारबुडा ISA में शामिल हुए हैं, ठीक है। 2 देश अभी हाल ही में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कर्क और मकर रेखाओं के बीच होने वाले देश का गठबंधन है ये ISA। शामिल थी 4 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बारबुडा 2 देश इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ पर्यावरण, सार्वजनिक परिवहन और जलवायु समर्थन करने के लिए राष्ट्र के समूह को साथ लाना। एंटीगुआ इस गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बना। ISA की स्थापना 30 नवंबर 2015 को किया गया था। ISA जो है का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार के द्वारा आबकारी संशोधन करते हुए शराब पीने और बेचने या उपभोग करने की वैधानिक आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी है? तो ये जो है हरियाणा के द्वारा किया गया। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, हरियाणा, ठीक है। अब इसमें जो है न्यूनतम वैधानिक उम्र जो थी पहले 25 वर्ष के नीचे वाले जो उम्र के थे लोग वो पी नहीं सकते थे शराब को, लेकिन अब इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया, यानी कि अब 21 वर्ष तक के लोग भी पी सकते हैं। और यह किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है। 18 वर्ष वाले न्यूनतम आयु जहाँ पर है वो राज्य केंद्र शासित की बात करें तो वहाँ गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम और पुदुचेरी, यहाँ पर 18 वर्ष पर ही पीए लगते हैं सब। 21 वर्ष की न्यूनतम आयु की बात करें इसमें तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय और पंजाब और दिल्ली आते हैं, ठीक है। शराब बिक्री प्रतिबंध राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो बिहार, गुजरात, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप, इतने सारे राज्यों में जो है प्रतिबंधित है शराब। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में पूर्वोत्तर भारत की पहली जनशताब्दी ट्रेन को वीडियो लिंक के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और वो कहाँ से कहाँ तक ये बताना है। तो वो किया गया असम, मणिपुर, त्रिपुरा के मध्य, ठीक है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत की पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस है ये, और वीडियो लिंक के माध्यम से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा ये उद्घाटन हुआ। ये मणिपुर को असम से होते हुए त्रिपुरा से जोड़ेगी। प्रमुख स्टेशन इसमें देखें तो मणिपुर में जिरीबाम, असम में सिलचर, बदरपुर, न्यू करीमगंज, त्रिपुरा में जो है धर्मनगर और अम्बासा ये
प्रमुख स्टेशन होंगे। कुल दूरी 300 किलोमीटर की है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ कनेक्टिविटी बनाएगी। इम्फाल मोरेह यानी कि भारत म्यांमार सीमा रेलखंड और अगरतला अखौरा भारत बांग्लादेश के रेलखंड से कनेक्टिविटी बनाएगी। यह ट्रेन पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन, परिवहन क्षेत्र को जो है गति प्रदान करेगी। दिसंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा द्वारा धर्म स्वतंत्रता अधिकार विधेयक 2021 पास किया गया? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा हुआ। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार विधेयक 2021 दिसंबर 2021 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विधेयक 2021 में, जिसे धर्मांतरण विरोधी विधेयक भी के रूप में भी जाना जाता है, ये हुआ कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, इसमें जो है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा और बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी कपटपूर्ण तरीके से एक धर्म से दूसरे धर्म में गैर कानूनी परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रावधान करता है। विधेयक में 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 से 5 वर्ष तक की कैद है। धर्मांतरण कराने के आरोपी को पीड़ित 5 लाख रुपये तक का मुआवजा देना होगा। और इसके अलावा नाबालिगों, महिलाओं, अनुसूचित जात जनजाति के संदर्भ में 3 से 10 वर्ष की कैद और कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना जो है प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति अन्य धर्म अपनाना चाहता है तो उन्हें कम से कम 30 दिन पहले निर्धारित रूप से जिलाधिकारी के समक्ष घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया? तो वो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर कर दिया गया है। रानी कमलापति स्टेशन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कर इसे आधुनिक रूप दे दिया गया। इसे गोंड रानी कमलापति के नाम पर पुनर्निर्मित किया गया। 15 नवंबर 2021 को रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया। ठीक है, सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी के तहत जो बना देश का पहला मॉडल स्टेशन है। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत आई है। और रानी कमलापति एक गोंड रानी थी जिनका विवाह किन्नौरगढ़ के राजा के साथ हुआ था। इन्हें गोंड राजवंश की अंतिम हिंदू रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक मंत्रिमंडल ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो वो रखा गया कित्तूर कर्नाटक। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, कित्तूर कर्नाटक। ठीक है, आज़ादी के पूर्व मुंबई कर्नाटक क्षेत्र बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत जो है 7 जिले आते हैं और वह जिले हैं उत्तर कन्नड़, बेलगावी, धारवाड़, विजयपुरा, बागलकोट, गडग और हावेरी। कित्तूर की बात करें तो कित्तूर कर्नाटक के बेलगाम या बेलगावी से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। यह कर्नाटक का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। कित्तूर का नाम बेलगावी जिले के ऐतिहासिक तालुका के नाम पर पड़ा है, जहाँ पर रानी चेन्नम्मा ने जो है शासन किया था 1778 से लेकर 1829 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रथम स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का आयोजन हुआ 10 से 16 जनवरी के मध्य किया गया। उद्यमिता का उत्सव मनाना इसका उद्देश्य है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रमुख स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों, अन्य हितधारकों के लिए एक साथ लाना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और यह स्टार्टअप 15 उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 45% स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों में है। लगभग 45% स्टार्टअप का प्रतिनिधित्व महिला उद्यमियों के द्वारा किया जाता है। हाल ही में समुद्र तटों को कचरे से मुक्त करने के लिए 1 महीने चलने वाला राष्ट्रव्यापी पुनीत सागर अभियान किसने शुरू किया है? तो ये राष्ट्रीय कैडेट कोर के द्वारा शुरू किया गया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। पुनीत सागर अभियान जो है दिसंबर 2021 में आयोजित हुआ। समयावधि थी 1 माह। राष्ट्रीय कैडेट कोर के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से हुआ। 127 तटीय क्षेत्र एनसीसी इकाइयों के कुल 3,40,000 कैडेट इसमें हैं और स्थानीय लोगों को भावी पीढ़ी को तटों की सफाई के प्रति जागरूकता का संदेश देना इसका उद्देश्य है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन टेरी द्वारा जल के पुनः उपयोग पर उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया। इसका निर्माण किस राज्य में किया जाना है? इसके निर्माण की बात करेंगे तो ये हरियाणा राज्य में होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, सॉरी सी पार्ट हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, जल के पुनः उपयोग पर उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा है हरियाणा राज्य के
गुरुग्राम में ग्वाल पहाड़ी पर। टेरी क्या है? तो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म बनता है। उस उद्देश्य होगा अपशिष्ट जल का हर संभव उपयोग करना। ये केंद्र जो है एनएमसीजी टेरी उद्योग जगत के साझेदारों और उद्योग जगत के प्रतिनिधि निकायों के बीच एक चतुष्पदीय गठबंधन है। जल के पुनः उपयोग से जो है संबंधित ये उत्कृष्टता केंद्र देश में अपने किस्म का पहला केंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 11 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया? तो ये किया है तमिलनाडु में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कोई और ज़्यादा तमिलनाडु का तो इतना आप जान लीजिए काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकता योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद में कितने ब्रांड लॉन्च किए गए हैं? तो उसमें टोटल ब्रांड हैं 6। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 जनवरी 2022 को 6 ब्रांड को लॉन्च किया गया, उसको देखते हैं। अमृत फल गुरुग्राम हरियाणा का है, कोरी गोल्ड कोटा राजस्थान का, कश्मीरी मंत्र गुलगाम जम्मू कश्मीर का, मधु मंत्र सहारनपुर उत्तर प्रदेश का, सोमदाना ठाड़े महाराष्ट्र का, दिल्ली बेक्स होल व्हीट कुकी दिल्ली का है। ये 6 ब्रांड इसमें लॉन्च किया गया है। ठीक है, उक्त क्रियान्वयन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नेफेड के साथ समझौता किया गया है। ओडीओपी पहल का लक्ष्य देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग एवं प्रचार करना है। पीएमएफएमई आत्मनिर्भर भारत के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 14 जनवरी 2022 से किस मंदिर में उपयोग के लिए खादी हस्त निर्मित कागज़ यूज एंड थ्रो चप्पलों की बिक्री शुरू कर रहा है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, खादी हस्त निर्मित कागज़ यूज एंड थ्रो चप्पल बनाया जा रहा है और इसमें जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं एवं कर्मचारियों के उपयोग के लिए खादी हस्त निर्मित कागज़ से बनी यूज एंड थ्रो चप्पलों की बिक्री प्रारंभ कर रहा है। हस्त निर्मित कागज़ के चप्पलों का दाम 50 रुपये प्रति जोड़ी होगी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर के कर्मचारियों के लिए जूट से बनी चप्पलें। इसके बाद इसमें अगर हम देखें तो प्रयुक्त हस्त निर्मित कागज़ जो है पूरी तरह से लकड़ी से मुक्त है। ये कपास तथा रेशम के चिथड़े एवं किसी कृषि अपशिष्ट जैसे प्राकृतिक रेशों से जो है बना है। KVIC ने इनको हस्त निर्मित कागज़ उद्योग को समर्थन करने और रोजगार को दीर्घकालिक अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर? तो वो है तेलंगाना राज्य। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, तमिलनाडु इसमें द्वितीय स्थान पर, गुजरात तृतीय स्थान पर है। SPMRM की शुरुआत 21 फरवरी 2016 को हुई थी। उद्देश्य क्या था? स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी सेवाओं में वृद्धि करना, सुनियोजित रुर्बन क्लस्टर निर्मित करना। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर में 300 क्लस्टर में लागू किया जा रहा है। जनवरी 2022 में भारत के किस पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत के समुद्री परीक्षण हेतु तीसरे चरण की शुरुआत की गई? तो ये स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के तीसरे चरण की शुरुआत किया गया। ठीक है, जनवरी 2022 में हुआ। रक्षा मंत्रालय से संबंधित है और यह परीक्षण दौर का तीसरा चरण था। इसमें जटिल युद्धाभ्यास एवं इसके कार्यकुशलता की विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना था। प्रथम चरण के दौरान अगस्त 2021 में इसमें समुद्री परीक्षण, प्रपल्सन, नौवहन संबंधी प्रणाली, बुनियादी संचालन कार्यमुक्ति स्थापित करने के लिए किया गया था। दूसरे चरण में जो है अक्टूबर-नवंबर 2021 में विभिन्न मशीनरी परीक्षण, पोतों से उड़ान संबंधी परीक्षण के संदर्भ में जहाज को इस गति के माध्यम से परखा गया। विक्रांत को अगस्त 2022 तक सेवा में शामिल किया जाना है। इसके विमान के उड़ान परीक्षण को वर्ष 2023 के मध्य पूरा किए जाने की उम्मीद है। स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत की बात करें तो इसे स्वदेशी विमान वाहक 1 IAC-1 के रूप में भी जाना जाता है। इसे भारतीय नौसेना के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। यह भारत में बनने वाला पहला विमान वाहक पोत है। भारत के पहले विमान वाहक पोत विक्रांत को श्रद्धांजलि के रूप में इसका नाम जो है विक्रांत रखा गया है। ठीक है, विक्रांत नाम की बात करें तो संस्कृत विक्रांत शाब्दिक रूप से इसका बढ़ना अर्थ है साहसी। इसका आदर्श वाक्य जय मां सा युद्धस्पति है जो ऋग्वेद से लिया गया है। इसका अर्थ है मैं उन लोगों को हराता हूं जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गंजम को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? ये ओडिशा राज्य से संबंधित। इसका डी पार्ट आंसर हो जाएगा।
बाल विवाह मुक्त जिला, उड़ीसा के गंजम जिला ने स्वयं को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। ठीक है। निर्भया कड़ी कार्यक्रम यानी निर्भय कली कार्यक्रम की बात करें तो बाल विवाह को नियंत्रित करने के लिए गंजम प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया। गंजम प्रशासन ने यूनिसेफ और एक्शन एंड एड इंडिया की सहायता से वर्ष 2019 में प्रारंभ किया। बाल विवाह की बुराइयों के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए पंचायत एवं वार्ड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। गंजम प्रशासन ने किसी भी विवाह के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू और कश्मीर संभाग में क्रमशः कितनी कितनी विधानसभा सीटों को बढ़ने का प्रस्ताव किया गया है, तो 6 और 1 सीटों का बढ़ने का प्रस्ताव किया गया है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग अध्यक्ष की बात करें तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई बने हैं इसमें। ठीक है। विधानसभा की संरचना की बात करें तो परिसीमन आयोग का आयोग है इसमें 90 सीट, वर्तमान में 83 सीट हैं लद्दाख की 4 सीटों को हटाने के बाद। कश्मीर संभाग 47 है तो वर्तमान में 46, जम्मू संभाग 43, वर्तमान में 37 हैं। ठीक है। वृद्धि कश्मीर संभाग में 1 और जम्मू संभाग में 6 सीट होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट 16 है और इसमें वर्तमान में कोई आरक्षण नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में पारित चुनाव संशोधन विधेयक 2021 पात्र मतदाताओं के पंजीकरण के रूप में कितनी तिथियों की अनुमति प्रदान की गई है, तो टोटल 4 तिथियों की अनुमति जो है प्रदान की गई है। ठीक है। लोकसभा द्वारा पारित 20 दिसंबर 2021 को, राज्यसभा द्वारा 21 दिसंबर 2021 को। विधेयक संशोधन करता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 में। विधेयक में प्रावधान होता है मतदाता सूची को आधार संख्या से जोड़ना। अन्य प्रावधानों की बात करें तो यह संशोधन मतदाताओं को कहीं भी मतदान करने का सक्षम बनाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 14 में संशोधन से पात्र मतदाता को 4 अर्हतापूर्ण तिथियां रखने की अनुमति। ठीक है। इसके बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा में संशोधन से पत्नी शब्द को पति अथवा पत्नी शब्द में बदल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में किस स्थान पर पांडु जहाज मरम्मत केंद्र का निर्माण मई 2022 से प्रारंभ हुआ, जिसके वर्ष 2023 तक जो है पूरा होने की उम्मीद है, तो वो हो जाएगा गुवाहाटी। ठीक है। पांडु जहाज मरम्मत केंद्र का निर्माण जो है गुवाहाटी असम में हो रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय संबंधित मंत्रालय है। निर्माण कार्य की योजना 26 अगस्त 2021 को हुई घोषणा। वर्ष 2023 तक पूर्ण होने की उम्मीद है। ठीक है। और इसमें निर्माण करता है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। इसका डिजाइन एवं कार्यान्वयन जलमार्ग प्राधिकरण कोचिन शिपयार्ड मिलकर कर रहे हैं। आईटी मद्रास जो तकनीकी समर्थन दे रहा है। इसे असम सरकार द्वारा प्राप्त 3.67 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2022 को किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया, तो ये जम्मू कश्मीर में जारी किया गया है और इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में किस राज्य में प्रधानमंत्री द्वारा लगभग 1850 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, तो यह किया गया है मणिपुर राज्य में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा मणिपुर। ठीक है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया 1850 करोड़ रुपए की लागत वाली 13 परियोजनाओं का। 2950 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। 1750 करोड़ रुपए की लागत से 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला इसमें रखी गई। बराक नदी पर बने स्टील ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया। 75 करोड़ रुपए अधिक लागत से जो बना गया था NH 37 राजमार्ग पर। ठीक है। जो कि सिलचर को और इम्फाल को जो है यातायात से आसान बनाएगा। इसके बाद 1100 करोड़ रुपए की लागत से 2387 मोबाइल टावर इसमें किया गया। 280 करोड़ रुपए की थौबुल बहुउद्देशीय परियोजना जो है इसमें जल प्रवाह प्रणाली का उद्घाटन किया गया। 160 करोड़ रुपए की लागत से इम्फाल में PPP मॉडल पर आधारित अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का शिलान्यास हुआ। हरियाणा में 240 करोड़ रुपए की अधिक लागत की मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग आर्ट्स का भी शिलान्यास हुआ। 21 जनवरी 2022 को मणिपुर को राज्य का दर्जा जो है मिले 50 वर्ष पूरे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास की घोषणा की गई, तो यह किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा नितिन गडकरी। ठीक है। ब्रज का 84 कोसी परिक्रमा मार्ग 7 जनवरी 2022 को नितिन गडकरी के द्वारा घोषित किया गया। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित था।
राज्य के मथुरा जिले में जो है 14,169 करोड़ रुपए की 336 किलोमीटर की 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की बात करें तो इस अवसर पर ब्रज क्षेत्र के लिए 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की विकास की घोषणा की गई। इसे नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाएगा। इसे भारतमाला परियोजना चरण 2 में शामिल किया जाएगा। इसे अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की तरह बनाया जाएगा। मथुरा के अलावा ये जो है मार्ग राजस्थान, हरियाणा सीमावर्ती इलाकों से होकर गुजरेगा। जनवरी 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ 150 उत्कृष्ट गांव बनाने की योजना बनाई है? तो ये किया गया है इजराइल के साथ मिलकर। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्कृष्ट गांव माने कि विलेज ऑफ एक्सीलेंस घोषणा हुई है जनवरी 2022 में। केंद्रीय मंत्री इसमें नरेंद्र सिंह तोमर थे, जो कि कृषि मंत्री हैं। इन्होंने ही घोषणा किया। ठीक है, भारत में उत्कृष्टता केंद्र जो है इजराइल ने 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। 29 उत्कृष्टता केंद्र के आसपास के गांवों में से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांवों में जो है परिवर्तित करना इसका उद्देश्य है। किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक अपनाने में मदद करेगा। ये योजना का पहला वर्ष जो है 75 गाँवों को भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में उत्कृष्ट गाँव में परिवर्तन किया जाएगा। उत्कृष्टता केंद्र द्वारा प्रति वर्ष 3,87,000 से अधिक गुणवत्ता वाले फलों के पौधों, 25 मिलियन से अधिक वनस्पति पौधों को तैयार कर रहे हैं। प्रति वर्ष 1.2 लाख किसानों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कानपुर मेट्रो रेल के प्रथम खंड का उद्घाटन किया। इस खंड की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई टोटल 9 किलोमीटर है। ठीक है, जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था नवंबर 2019 में। घोषणा हुआ था नवंबर 2016 में। उद्घाटन तिथि प्रथम खंड का हुआ है और 28 दिसंबर 2021 को। लंबाई 9 किलोमीटर है। टोटल 9 स्टेशन हो गए IIT कानपुर से मोती झील तक। कुल लंबाई 32.4 किलोमीटर है। भूमिगत 13 किलोमीटर है। 2 गलियारें इसमें, प्रथम IIT कानपुर से नौबस्ता और द्वितीय चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक। ठीक है, अनुमानित इसमें लागत है आएगी 11,076 करोड़ रुपए। पूर्ण होने का समय 2024 तक पूर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का 4था संस्करण जारी किया। इस सूचकांक के अनुसार समग्र स्वास्थ्य के सेवाओं के प्रदर्शन के मामले में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य द्वितीय स्थान पर है? तो द्वितीय स्थान पर केरल है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2019 राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 चौथा संस्करण जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, जो कि विश्व बैंक की तकनीकी सहायता एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के गहन परामर्श से विकसित। शीर्षक था इसका स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। आधार बनाया गया था इसमें 24 संकेतों पर। बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य हैं। पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा तेलंगाना का आता है। छोटे राज्यों में शीर्ष में तो पहला मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा सिक्किम का आता है। केंद्र शासित प्रदेश में पहला आता है दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव का, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा लक्षद्वीप का। ठीक, बड़े राज्यों में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे न्यूनतम स्थान यानी कि 19वां नंबर आता है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो वह है इजराइल। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इजराइल देश जो है वो इजराइल ने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति दे दी है। ठीक है, इसने घोषणा की थी फरवरी 2022 में। घोषणा करते थे परिवहन सड़क सुरक्षा मंत्रालय इजराइल सरकार। ठीक है, और ये ऐसा करने वाला पहला देश बना है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ड्रोन का नाम है हर्मीस स्टार लाइनर यानी कि मानव रहित प्रणाली इसका अर्थ होता है। ड्रोन विकसित करता है इजरायली रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपनी एल्बिट एंड सिस्टम्स। ठीक है, अन्य तथ्यों में अगर हम बात करें तो इस AUV का उपयोग जो है कृषि, पर्यावरण, लोक कल्याण, आर्थिक गतिविधि, अपराध के खिलाफ किया जाएगा। हर्मीस स्टार लाइनर लगभग 7,600 मीटर की ऊंचाई पर 36 घंटे तक उड़ सकता है। इसमें 450 किलोग्राम थर्मल, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, रडार व अन्य पेलोड ले जाने की भी क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में सामिया सुलूह हसन निर्वाचित हुई हैं? तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ये तंजानिया देश की बनी है पहली महिला राष्ट्रपति। क्या नाम है? सामिया सुलूह हसन। ठीक है, अब इसमें तंजानिया के बारे में जान लेते हैं। तो तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। क्या राजधानी है? डोडोमा। ठीक है, सामिया सुलूह हसन जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है, यही इसमें इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में तीसरी भारत मालदीव रक्षा सहयोग वार्ता संपन्न हुई? तो ये संपन्न हुआ है मालदीव शहर में।
मालदीव देश में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और मालदीव के मेजर जनरल अब्दुल्ला समाल इसमें शामिल थे और इन दोनों के बीच जो है रक्षा से संबंधित समझौता हुआ है। मालदीव जो है भारत की वैक्सीन मैत्री पहल 2021 का पहले लाभार्थियों में से एक था। भारत ने मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लगभग 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं ब्रिटेन के मध्य मुक्त व्यापार समझौता वार्ता की शुरुआत कब से हुई? 13 जनवरी 2022 से हुई। इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में वार्ता स्थल रखा गया था और इसमें लक्ष्य रखा गया 2030 तक दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना। ठीक है। और भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के प्राकृतिक गैस संकट के दौरान चर्चा में रहा बहुराष्ट्रीय ऊर्जा निगम गैज़प्रोम का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध रूस से है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, रूस। ठीक है। चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि जो है हाल ही में यूरोप प्राकृतिक गैस भंडारण में कमी तथा कीमतों में वृद्धि के कारण गैस संकट से गुजर रहा था और इसी दौरान बहुराष्ट्रीय ऊर्जा निगम गैज़प्रोम ने यूरोपीय देशों को पहले की तुलना में गैस की आपूर्ति कम कर दी थी। संबंधित राष्ट्र था रूस और स्थापना इसकी बात करें तो 1989 में हुआ है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में इसका मुख्यालय है। ठीक है। गैज़प्रोम ने जनवरी 2022 के पहले 15 दिनों में यूरोप की गैस आपूर्ति में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 41% की कटौती की है, जो वर्ष 2015 के बाद सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो आयशा मलिक प्रथम महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं, जो कि पाकिस्तान के न्यायालय में बनी है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली ये प्रथम महिला न्यायाधीश है। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुआ। भारत की पहली महिला न्यायाधीश जो है फातिमा बीबी 1989 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में यूरोपीय संघ के झंडे को हटाने का कारण चर्चा में रहा आर्क डी ट्रायम्फ कहाँ अवस्थित है? तो यह पेरिस में अवस्थित है। इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। आर्क डी ट्रायम्फ स्मारक जो है पेरिस फ्रांस में स्थित है और सरकार विरोधी गुरुद्वारा इमैनुअल मैक्रो जो कि राष्ट्रपति हैं पर जो है फ्रांसीसी पहचान को मिटाने का आरोप लगाना इसका कारण बना था। ठीक है। आर्क डी ट्रायम्फ पेरिस फ्रांस में जो है सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। आर्क डी ट्रायम्फ नेपोलियन युद्ध में मारे गए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को सम्मानित करता है। उद्घाटन 1837 ईस्वी में फ्रांसीसी शासक लुई फिलिप के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में प्रशांत महासागर में स्थित किस द्वीपीय देश में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? तो ये टोंगा में हुआ है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, टोंगा। ठीक है। टोंगा ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ है ये टोंगा इससे संबंधित देश है। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। देश का आधिकारिक नाम है किंगडम ऑफ टोंगा। वह द्वीप जिस पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो हुंगा टोगा हुंगा हपाई ये दोनों जो है निर्जन द्वीप है, यहाँ पे जो है विस्फोट हुआ है। इसकी राजधानी है नुकू अलोफा। ये जो है अंडर वाटर ज्वालामुखी विस्फोट या जिससे प्रशांत महासागर के चारों तरफ सुनामी लहरें उठी। ये देश जो है 170 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है। ये द्वीप मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। दक्षिण में टोंगा टापू, मध्य में हपाई और उत्तर में वावावू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2022 में सामान्य प्रशासन सीमा शुल्क GAC द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है। चीन जो है 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। भारत और चीन के मध्य द्विपक्षीय जो व्यापार है। ठीक है। तो इसके बाद अमेरिकी डॉलर जो 125 बिलियन पार कर गया है, जो कि 2020 से 43.3% अधिक था। दोनों देशों के मध्य व्यापार घाटा की बात करें तो दोनों देशों के मध्य व्यापार घाटा लगभग 69 बिलियन डॉलर पर चीन के पक्ष में रहा। 2021 में भारत में चीन का निर्यात एवं आयात की बात करें तो भारत में चीन का निर्यात 46.2% यानी कि 97.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर था। चीन ने भारत से 28.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान आयात किया था यानी कि खरीदा था, जो कि पिछले वर्ष से 34% अधिक है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में धोखाधड़ी को कम करने के लिए किस देश ने गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? तो ये ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रतिबंध की घोषणा करता है प्रीति पटेल, जो कि ब्रिटेन की गृह सचिव हैं। फरवरी 2022 में ब्रिटेन ने जो है प्रतिबंधित किया है। और गोल्डन वीज़ा क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ब्रिटेन का गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम धनी विदेशियों को निवेश का रास्ता प्रदान करता है। यदि निवेशक ने ब्रिटेन में लगभग 2 मिलियन पाउंड का निवेश किया है तो उन्हें देश में निवास करने की पेशकश की जाती है और परिवार को भी साथ में रखने की अनुमति दी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46वां है, ठीक है, 46 है। और जारीकर्ता रिपोर्ट जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 165 देश शामिल हुए थे, 2 क्षेत्र भी इसमें शामिल है। भारत का स्थान इसमें 46 है। स्कोर इसका था 6.91, ठीक है। शीर्ष 5 देशों की बात करें तो पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा फिनलैंड, चौथा स्वीडन और 5वां है आइसलैंड, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों के स्थान की बात करें तो 148 रैंक है चीन का, 104 रैंक है पाकिस्तान का, 67वां रैंक है श्रीलंका का, 75वां बांग्लादेश का, 101 नेपाल का है, ठीक है। 167 जो है अफगानिस्तान का, 181 भूटान का, 166 म्यांमार का है। सबसे न्यूनतम 3 देशों की बात करें तो अफगानिस्तान 167वें नंबर पर, 166वें नंबर पर म्यांमार, 165वें नंबर पर उत्तरी कोरिया का नंबर आता है। पहली बार डेमोक्रेसी सूचकांक 2006 में जारी किया गया था। भारत डेमोक्रेसी इंडेक्स वर्ष 2020 अर्थात 2021 में स्थान क्या था? 53वां स्थान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस देश ने फरवरी 2022 में जंगली पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है? तो ये मलावी देश के द्वारा किया गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मलावी देश जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और 3 वर्ष की लड़की में जो है जंगली पोलियो का एक मामला पहली बार पाया गया, तो इसीलिए घोषणा किया गया। 2020 में इस महाद्वीप पर सभी प्रकार के जंगली पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया था। 5 वर्षों से अधिक समय में अफ्रीका में अपनी तरह का पहला मामला है। विश्व केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 देशों में अभी भी जंगली पोलियो जो है विद्यमान है। मलावी स्ट्रेन जो है पाकिस्तान के स्ट्रेन से जुड़ा है। जंगली पोलियो वायरस का एक प्रकार है जो वायरस के पर्यावरण के माध्यम से फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में भारत के यूपीआई को अपनाने वाला पहला विदेशी राष्ट्र कौन बना है? तो वो है नेपाल। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, नेपाल, ठीक है। नेपाल जो है यूपीआई को स्वीकार करने वाला पहला विदेशी देश बना है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम घोषणा किया है इसके बारे में, ठीक है। उद्देश्य है नेपाल में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। नेपाल में यूपीआई सेवा के लिए NIPCL ने गेटवे पेमेंट सर्विस और मनम इन्फोटेक के साथ भागीदारी की है। इस पहल से नेपाल के पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M और पर्सन टू पर्सन यानी P2P लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में भारत और किस देश के बीच व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान UAE के हैं, ठीक है, सुल्तान, जिनके माध्यम में जो है ऑनलाइन माध्यम से यह हस्ताक्षर हुआ, ठीक है। वार्ता का उद्देश्य था निर्यात को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन में वृद्धि करना। इस समझौते से भारतीय रेडीमेड कपड़ों पर 5% शुल्क की कमी आएगी, जिससे भारतीय कपड़ा उद्योग को बढ़त मिलेगी। इस समझौते से वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार $60 मिलियन से बढ़कर $100 मिलियन होने की उम्मीद है। वर्तमान में UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश है, साथ ही चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो देश फॉकलैंड द्वीप पर अपनी संप्रभुता का दावा करते हैं? तो वो देश है ब्रिटेन और अर्जेंटीना। दोनों देश जो है फॉकलैंड जो द्वीप है उस पर अपनी संप्रभुता का दावा करते हैं। फॉकलैंड द्वीप की बात करें तो चर्चा में है। फॉकलैंड द्वीप के लिए ब्रिटिश सैन्य विमानों की उड़ानें ब्राज़ील एयरपोर्ट पर रुकने का कारण चर्चा में थी फरवरी 2022 में। इसकी अवस्थिति की बात करें तो यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में अर्जेंटीना के पूर्व में और अंटार्कटिका के उत्तर में स्थित है। द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 4700 वर्ग मीटर। द्वीप की राजधानी क्या है? तो स्टैनली इसकी राजधानी बनती है। 2013 में हुए जनमत संग्रह में 99% मतदाताओं ने ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र बने रहने के लिए मतदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में पहले समुद्री समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में तो जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय नियुक्ति करता है। सुरक्षा पर विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से इसका उद्देश्य है, मैंने इस नियुक्ति का, ठीक है। NMSC का मुख्य कार्य भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय और समुद्री सुरक्षा में तैनात सुरक्षा एजेंसियों और 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय स्थापित करना है। वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अधीन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में कार्य करेंगे। अशोक कुमार पूर्व
उप सेना प्रमुख भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 फरवरी 2022 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस देश के 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो है चीन। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन के 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया भारत सरकार के द्वारा फरवरी 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। 54 प्रतिबंध ऐप्स की सूची में ब्यूटी कैमरा, गिरेना की फ्री फायर और लाइका कैम आदि जो है शामिल है इसमें। यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69(1) के तहत लगाया गया है। 69(1) धारा जो है भारत सरकार को देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा आदि के विषय पर ऑनलाइन सामग्री को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी भारत सरकार ने 200 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। वन ओशन समिट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फरवरी 2022 में इस सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के द्वारा किया गया था। 11 फरवरी को भारत की तरफ से इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें दोनों सही है। ठीक है, वन ओशन समिट 2022 9 से 11 फरवरी के मध्य फ्रांस मेजबान देश रहा था। ब्रेस्ट फ्रांस में आंदोलन हुआ और सहयोगकर्ता थे सम्मेलन के संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक। ठीक है, उद्देश्य है स्वस्थ और टिकाऊ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संगठित करना। सम्मेलन का लक्ष्य है समुद्री मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की महत्वाकांक्षा के सामूहिक स्तर को ऊपर उठाना और महासागर के प्रति हमारी साझा जिम्मेदारी के मूर्त संपदाओं को प्रतिबद्धताओं में बदलना है। 28 फरवरी से 3 मार्च के मध्य मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये स्पेन में किया गया है। आंसर इसका जो है ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया। स्पेन के बार्सिलोना शहर में 5G नेटवर्क की वैश्विक कनेक्टिविटी बढ़ाने और आर्थिक सुधार से संबंधित केंद्रित था। ठीक है, सम्मेलन का लक्ष्य जो है 5G नेटवर्क कनेक्शन में वृद्धि कर वर्ष 2025 में वैश्विक GDP को 5% से बढ़ाकर $5 ट्रिलियन कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2022 में बांग्लादेश और किस देश की वायुसेना के बीच कोप साउथ 22 का आयोजन किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य हुआ। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के द्वारा संयुक्त रूप से ये आयोजन किया गया। बांग्लादेश की वायुसेना कुर्मिटोला छावनी ढाका में जो है आयोजन किया गया था। ऑपरेटिंग लोकेशन की बात करें तो अल्फा सिलहट बांग्लादेश से 3 लोकेशन था। प्रायोजक था पैसिफिक एयर फोर्सेस। बांग्लादेशी सैन्य बल को आधुनिकतम रण कौशल तकनीकों से लैस करना और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। फरवरी 2022 में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का परीक्षण करने की घोषणा किया? तो यह दक्षिण कोरिया के द्वारा घोषणा किया गया। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन परीक्षणकर्ता देश है वो जापान। जापान को वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, इस ट्रेन को टोयोटा मोटर और हिताची के सहयोग से ईस्ट जापान रेलवे कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। हाइवरी नामक 2 कारों वाली इस ट्रेन की लागत 4 बिलियन येन यानी कि $35 मिलियन है। इस ट्रेन की अधिकतम गति 100 किलोमीटर पर घंटा है। एक बार हाइड्रोजन ईंधन भरने के उपरांत 140 किलोमीटर दूरी तय करने में सक्षम है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों में यूरोप अग्रणी है। जर्मनी ने विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का निर्माण वर्ष 2018 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2022 में ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जोधपुर में किया गया। ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन। ठीक है, भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच हुआ। जोधपुर राजस्थान में 6ठा संस्करण था। इससे पहले ये द्विपक्षीय अभ्यास अक्टूबर 2019 में ओमान के मसीराह एयरफोर्स बेस में किया गया था। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 में जारी वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट ठीक है के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की संख्या में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का वहाँ पर स्थान 3रा नंबर का आता है। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 में जारी करता है रिपोर्ट नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये 16वां संस्करण था और इसमें जो अगर हम बात करें तो विश्व स्तर पर अरबपतियों की संख्या में भारत USA और चीन के बाद 3रे स्थान पर आता है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति जो है USA में है, अमेरिका में है। शीर्ष 3 भारतीय शहर की बात करें सबसे ज़्यादा धनवान की संख्या में तो मुंबई पहले नंबर पर, हैदराबाद दूसरे पर और पुणे 3रे नंबर पर आता है। ठीक है, विश्व के शीर्ष 5 सबसे अधिक अरबपतियों वाली संख्या वाले देश की बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर, चीन दूसरा, भारत तीसरा, जर्मनी चौथा, रूस 5वां है। नाइट फ्रैंक ने पहली बार विश्व स्तर पर अति धनवानों की संख्या के अगले पीढ़ी के आकार की जाँच की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 फरवरी 2022 को किस देश में युद्ध के कारण फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा का शुभारंभ किया गया? तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा का शुभारंभ किया गया था। ठीक है। मार्च 2022 में 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के मध्य यह सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? तो श्रीलंका के द्वारा किया गया बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी। ठीक है। श्रीलंका के कोलंबो में हुआ। बिम्स्टेक की पूरा नाम बात करें तो वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म बनता है। ये क्षेत्रीय संगठन, इसकी स्थापना 1997 में हुई। बिम्स्टेक के 7 सदस्यों में से 5 सदस्य सार्क के सदस्य हैं। बिम्स्टेक के 7 सदस्यों की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। ठीक है। गौरतलब है कि चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन काठमांडू, नेपाल में आयोजित किया गया था। सम्मेलन के अंत में थाईलैंड को बिम्स्टेक की अध्यक्षता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, ये बताना है। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का इस बार 43 स्थान है, 43वां स्थान है। ठीक है। और ये 10वां संस्करण था। इसमें कुल 55 देशों ने भाग लिया। इस 55 देशों में 43वां स्थान भारत का आया है। और वहीं 2021 में भारत का स्थान इसमें 40वां था। ठीक है। शीर्ष 4 देश की बात करें तो पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर स्वीडन है। एशियाई क्षेत्र में भारत का स्थान 12वां है। एशिया क्षेत्र में जापान जो है शीर्ष पर है। मार्च 2022 में जारी सिपरी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा हथियार कौन सा खरीदता है सबसे बड़ा देश? तो वो है परम भारत। ट्रेड्स एंड इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र रिपोर्ट के अनुसार स्टॉकहोम ये जारी करता है, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी जारी करता है। और इसमें 5 सबसे बड़े आयातक देशों के अवरोही क्रम की बात करें तो भारत पहले पर है, सऊदी अरब दूसरा, मिस्र तीसरा, ऑस्ट्रेलिया चौथा और चीन 5वां है। 2017 से 21 में 5 बड़े निर्यातक देशों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा बेचता है, उसके बाद रूस, फिर फ्रांस, फिर चीन, फिर जर्मनी। भारत का कुल आयात 85% 3 देशों में होता है, रूस में 46%, फ्रांस में 27% और यूएसए से 12% आयात करता है यानी कि खरीदता है। मार्च 2022 में किसने जो है प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर कार्बन सीमा शुल्क लगाने का फैसला किया? तो वो है यूरोपीय संघ। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन सीमा शुल्क जो है यूरोपीय संघ द्वारा लगाया गया। यूरोपीय उद्योगों का संरक्षण करना इसका मेन उद्देश्य है। और 2030 तक 1990 के स्तर से यूरोपीय संघ के कार्बन उत्सर्जन को 55% तक कम करना इसका उद्देश्य रखा गया लक्ष्य है। ठीक है। ईयू के देशों की जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में इस फैसले से मजबूती मिलेगी। यह फैसला यूरोपीय संघ के देशों को मजबूत पर्यावरण नियम और कार्बन मूल्य निर्धारण तिथियों को जो है नीतियों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मार्च 2022 में किस देश में महात्मा गांधी के नाम पर हरित क्षेत्र का उद्घाटन किया गया? तो यह मडागास्कर में किया गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, मडागास्कर। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल। ठीक है। ये उद्घाटन करता थे भारतीय राजदूत अभय कुमार। संबंधित स्थल है एंटानानारियो, मेडागास्कर। एंटानानारियो में अधिकतम हरित स्थान को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। ठीक है। मडागास्कर की बात करें तो यह द्वीपीय देश अफ्रीका के जो है दक्षिणी पूर्वी तट पर हिंद महासागर में स्थित है। यह ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीन क्षेत्र में जो है हरा शब्द सतत विकास और पर्यावरण को बचाने के लिए मेडागास्कर की प्रतिबद्धता को जताता है। यह पहल महात्मा गांधी के शांत और अहिंसा के मूल्यों के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाएगी। मार्च 2022 में हंगरी गणराज्य की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो है कैटलीन नोवाक। कैटलीन नोवाक जो है पहली महिला राष्ट्रपति हंगरी गणराज्य की बनी है। हंगरी की मुद्रा की बात करें तो हंगेरियन फॉरेंट है। और इसकी राजधानी की बात करें तो बुडापेस्ट है। ठीक है। प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन है। प्रमुख नदी हंगरी की डेन्यूब नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2022 में जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? माने भारत के लोग कितने खुश हैं? खुशहाली में जो है 136वां स्थान भारत का है 2022 में। खुशहाली रिपोर्ट जो कि जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि UNSDSN। 10वां संस्करण था। 136वां रैंक भारत का है 2021 में जो है 139वां, यानी कि भारत थोड़ा सा 2021 के मामले में खुश हुआ है। पहला स्थान फिनलैंड का है खुशहाली के मामले में, दूसरा डेनमार्क का, तीसरा आइसलैंड का, चौथा स्विट्जरलैंड, 5वां नीदरलैंड है।
सबसे दुखी देश अफगानिस्तान है, इसके बाद लेबनान, फिर जिम्बाब्वे, रवांडा, बोत्सवाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास लामितीय आयोजित किया गया। ठीक है, लामितीय की बात करें तो ये सेशल्स के बीच और भारत के बीच होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। सेशल्स रक्षा अकादमी और भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा दल बल के बीच हुआ। द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 मार्च 2022 को दूसरी भारत इंडोनेशिया सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई, तो ये जकार्ता में आयोजित किया गया। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जकार्ता में आयोजित हुआ। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और इंडोनेशिया के जो है मोहम्मद महफूद की सह अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों के क्षेत्र के दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना इसका लक्ष्य है। मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच सिलीनेक्स नौसेना अभ्यास का आयोजन हुआ, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मार्च 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि फाटप ने किस पाकिस्तान को FATF की लिस्ट में बने रहने की घोषणा की है, तो वो है ग्रे लिस्ट में। ठीक है, ग्रे लिस्ट में पहले से था, ग्रे लिस्ट में बने रहने की घोषणा की है। मार्च 2022 में किया गया है। पाकिस्तान FATF की लिस्ट ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। 2018 से बना हुआ है। इस लिस्ट में उन देशों को शामिल करते हैं जिन्हें आतंकी वित्त पोषण मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो सुरक्षित स्थान माना जाता है। अन्य तथ्यों की बात करें तो FATF की स्थापना G7 के द्वारा वर्ष 1989 में एक गैर सरकारी संस्था के रूप में की गई थी। भारत इस संस्था में 2010 में शामिल हुआ और जिसमें 39 देश टोटल हैं। ठीक है, तो ये था ओवरऑल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जिसका हम लोगों ने देखा वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और आगे के इस वीडियो में हम देखेंगे आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान, पर्यावरण, रक्षा परिदृश्य, खेल परिदृश्य, विविध चीज़ें जिसमें संक्षिप्तियाँ आएंगी, वो सारी चीज़ें देखा जाएगा। तो आज का ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।